भरने से। जब हिमालय उठे तो उससे निकलती रिवर्स ने लाखों साल तक सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा किए। जहाँ पर आज हिमालय खड़ा है वहाँ पर पहले एक टेथीज सी था, उसी जगह से निकले हिमालय, और वहाँ पर एक बड़ा सा गर्त था। उसको भरने के लिए हमारी नदियों ने लाखों साल तक सेडिमेंट्स जमा किए, और वो सेडिमेंट जमा करते 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 ये आज बनता है हमारी नदन प्लेन्स। ये अलूवियल है। अलूवियल मतलब यानी कि मिट्टी, रेत और सिल्ट, ये मिलके बनाते हैं एक फ्लैट फर्टाइल रीजन जिसको हम बोलते हैं द नदन प्लेन्स। ये प्लेन्स टर्शियरी पीरियड में डेवलप हुए थे। टर्शियरी पीरियड ये वो टाइम है 66 to 2.6 मिलियन ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, जब नदन प्लेन्स बने, और उससे पहले जब हिमालय अभी अभी बने हैं। ये वो पीरियड है। ये रीजन एक एग्रीकल्चर पैराडाइज है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और एग्रीकल्चर का पावर हाउस भी कहलाता है। अब हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स। इनको कुछ रीजनल डिविजन्स में बांटा गया है, तो उन रीजन्स की हम बात करेंगे। कौन कौन से स्टेट्स में लाई करता है ये बात करेंगे। कौन कौन से रिवर्स हैं जो इन प्लेन्स को बनाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको बांटा गया है पंजाब प्लेन्स में। पंजाब प्लेन कौन से स्टेट में लाई करता है, दैट इज़ पंजाब और हरियाणा। और इन दोनों प्लेन्स को, इन दोनों स्टेट्स को बनाता कौन है, तो ये है हमारी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके फीचर्स क्या हैं, दैट इज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोआब बनाती है। दोआब, दो नदियों के बीच का पार्ट, उसे कहते हैं दोआब। तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। उसके बाद बात करेंगे गंगा प्लेन्स की। गंगा प्लेन्स कौन से स्टेट में है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर है गंगा है, और गंगा की ट्रिब्यूटरीज है जो इस प्लेन को बनाती है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और अभी अभी मैंने बोला कि एग्रीकल्चर का पावर हाउस है। ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद में ब्रह्मपुत्रा की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा कौन से स्टेट में लाई करती है, ये सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है वो है असम। ठीक है, एक ही रिवर है दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा, और एक दो रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट प्लेन्स है, और ये फ्लड प्रोन एरिया है लेकिन अलुवियल रिच भी है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान प्लेन्स की। राजस्थान में लूनी नदी और उसका इनलैंड ड्रेनेज ये बनाते हैं राजस्थान प्लेन्स। इसका फीचर है कि ये एरिड रीजन है, डेजर्ट है, लेकिन थोड़ी सलाइन लेक्स भी यहाँ पर मिलती है। जो लूनी नदी है वो खुद एक हरी नदी है, इसकी वजह से यहाँ पर सारी सलाइन लेक्स भी मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे सब डिविजन्स ऑफ गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को भी 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन जो है उसमें आता है वेस्टर्न यूपी। जो वेस्टर्न यूपी है ऊपर वाला, वो वाला, यहाँ पर हमें मिलती है फर्टाइल खादर सॉइल, वेल इरिगेटेड शुगर केन बेल्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा वेल इरिगेटेड ये रीजन है। उसके बाद हम बात करेंगे मिडिल गंगा प्लेन की, जो कि है ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला एरिया। ये दोनों मिलके बनाते हैं मिडिल गंगा प्लेन। ये एरिया फ्लड प्लेन एरिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पहाड़ नहीं है, और ऐसा एरिया होने की वजह से यहाँ पे ये फ्लड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर एक नदी मिलती है दैट इज़ कोसी नदी को हम सॉर ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का दुख। इसकी वजह से यहाँ पे फ्लड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये एरिया काफ़ी पॉपुलेशन घेर के बैठा है, पॉपुलेशन डेंस एरिया है, और यहाँ पर सबसे अच्छी खेती होती है वो होती है पैडी की, चावलों की खेती होती है। पैडी जोन है ये बहुत अच्छा। उसके बाद हम बात करेंगे लोअर गंगा प्लेन की, जो कि है हमारा वेस्ट बंगाल। पूरा वेस्ट बंगाल जो लोअर साइड में है वो आता है लोअर गंगा प्लेन में। ये मार्शी एरिया है, काफ़ी दलदली एरिया है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा रिच है ये बायोडाइवर्सिटी में। इसके बाद अपन बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमारा क्या आता है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। क्या है ये भाबर, तराई, खादर? भाबर होता है, ये होता है कि जहाँ पर एक पहाड़ ख़त्म होता है वहाँ पर उसके फुट पर हमको मिलते हैं कुछ पेबली एरिया, जहाँ पर पानी सिंक कर जाता है, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं हमको, वो वाला एरिया उसको बोलते हैं भाबर। वहाँ पर क्या होता है, जब हिमालय से नदी निकली तो वो इस रीजन में आके उन पेबल्स के नीचे से होके
जाना शुरू कर देती है, तो वो वाटर सिंक अंडरग्राउंड हो जाता है। उसके बाद में आता है तराई रीजन। तराई रीजन क्या होता है? ये एक दलदली एरिया होता है, मार्शी रीजन होता है और जंगल का एरिया होता है और हाई वाटर टेबल होती है यहाँ पर। इसे कहते हैं तराई रीजन। और कौन सा है तराई रीजन हमारे इंडिया में? सदर्न नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया का जो एरिया है, साउथ ऑफ द आउटर फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो शिवालिक के पास में है, और नदर्न ऑफ द इंडो गंजेटिक प्लेन्स जो है वो है हमारा पूरा का पूरा तराई रीजन। इसके बाद हम बात करेंगे भांगर की। भांगर वो ओल्ड अलुवियल सॉइल है जो कि स्लाइटली एलिवेटेड होता है और फुल ऑफ कैल्सीरियस कंकड़ होते हैं। ये क्या है कि जब नदी अपने साथ में ये सारे कंकड़ पत्थर और मिट्टी लेकर आती है तो वो अपने नदी के किनारों पर जमा करना शुरू कर देती है, और वो हर दिन हर टाइम ऐसा करती है तो वहाँ पर उसकी साइड में एक मिट्टी की एक परत बनने लग जाती है जो पीछे खिसकती रहती है और नई वाली मिट्टी आगे आती रहती है। तो उस पुरानी मिट्टी को कहते हैं भांगर। अब बात करते हैं खादर की। तो खादर वही सेम मिट्टी है, लेकिन जो न्यू है, जो ओल्ड है वो तो भांगर है, वो पीछे हटती जाती है और उसके सामने एक नई मिट्टी जमा होती जाती है, उसको हम कहते हैं खादर। हर नए साल डिपॉजिट्स जो लेकर आती है हमारी नदियाँ वो, और ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे, पूरा मेंशन किया हुआ है मैंने। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नदर्न प्लेन्स की, कि क्या इनके सिग्निफिकेंस है, क्यों है ये। तो भारत का ये ब्रेड बास्केट है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फसलें यहाँ पर होती हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर खेती होती है, जिसकी वजह से पूरा इंडिया का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है यहाँ पर। डेंस ट्रांसपोर्ट है, सेटलमेंट नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। यहाँ पर कुछ कल्चरल सिटीज़ भी हैं इन नदियों के किनारे, जो कि है हमारी काशी है, प्रयागराज है, पटना है। ये इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल और कल्चरल सिटीज़ हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक फॉर फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से बात करेंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेटो की। आपको लग रहा होगा कि ये पेनिनसुलर प्लेटो जब भारत बना होगा तभी साथ साथ में बने होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेटो ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। कैसे? तो ये बात बहुत पुरानी है दोस्तों। ये बात है 150 मिलियन ईयर्स एगो की, 150 मिलियन साल पहले की, जब हमारा इंडिया नहीं होकर एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और वो सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे, वो शुरू हुआ टूटना। और जब वो टूटना शुरू हुआ तब ये टेक्टोनिक प्लेट, ये इंडियन प्लेट धीरे धीरे नॉर्थवर्ड मूव करती गई और कोलाइड किया इसने यूरेशियन प्लेट से। तो ये यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करने के बाद बने हिमालय। लेकिन जब वो गोंडवाना लैंड से टूटा तब वो लैंडमास तो वही था, ये वही लैंडमास है। तो ये उस हिमालय से भी पुराना लैंडमास है, ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, और इसको कहते हैं अपन पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये अब इसके बाद में बात करेंगे कि ये भारत का सबसे स्टेबल आर्कियन रॉक से बना है, और उसी के साथ साथ इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बना है। अब बात करेंगे इंडोलैटिक टेरेन के छोटी छोटी पहाड़ियाँ और प्लेटो इस डेक्कन प्लेटो में इस पेनिनसुलर प्लेटो में हमें मिलती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिच है आयरन में, मैग्नीज में और बॉक्साइट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेजर प्लेटोज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की, कि कौन कौन से प्लेटोज हैं हमारे पेनिनसुलर इंडिया में। तो ये शुरू होता है मारवाड़ रीजन से, राजस्थान में। तो मारवाड़ उपलैंड है, ये सबसे वेस्ट प्लेटो है। मारवाड़ उपलैंड राजस्थान में लाई करता है, और ये सेमी एरिड है और विंड इरोजन जोन है। यहाँ पर विंड आती है, बार बार चीज़ों को काटती है और अपने साथ लेके जाती है। उसके बाद आता है सेंट्रल हाईलैंड्स, काफ़ी बड़ा एरिया है ये, पूरा अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा के नॉर्थ साइड में, नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ साइड का जो प्लेन है सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाते हैं। उसके बाद मालवा प्लेटो ये अगेन मध्य प्रदेश और राजस्थान में लाई करता है। यहाँ की सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल है और वॉल्केनिक पास्ट है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरोशंस हुए जिसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल में मशहूर है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा डेक्कन प्लेटो जो है वो 3 स्टेट्स में पूरा घिरा हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। ये ट्रायंगल शेप में बनता है और ब्लैक सॉइल जोन है। उसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड की।
तो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो आता है यूपी में और मध्य प्रदेश में। ये काफ़ी ज़्यादा रॉकी और रग्ड एरिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बागेलखंड प्लेटू की, जो आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्टेट में। ये कुछ डाइसेक्टेड उपलैंड्स हैं, छोटे छोटे उपलैंड्स हैं। उसके बाद आता है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू सोच के ये मत सोचना कि नागपुर है तो ये महाराष्ट्र में होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा ईस्ट में है, जो कि है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जी। तो ये तीनों स्टेट्स में है, काफ़ी बड़ा प्लेटू है ये। और इंडिया मिनरल्स हार्टलैंड है ये। इंडिया का बहुत बड़ा मिनरल रिजर्वायर यहाँ पर है, बहुत ही बड़े मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे बस्तर प्लेटू की। छत्तीसगढ़ में ये लाई करता है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है और यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद कार्बी एंगलोंग की बात करेंगे, जो कि हमारे असम स्टेट में है और ये सेपरेटेड है फ्रॉम अपने डेक्कन प्लेटू से। डेक्कन का पठार से ये काफ़ी ज़्यादा दूर है और उससे सेपरेट हो जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बेसिन्स की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में लाई करते हैं और इसको हम बोलते हैं राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है कि इसको राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मेजर हिल्स रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की। तो हिल्स में हम बात करेंगे सबसे पुरानी और सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग हिल्स की, जो कि है हमारी अरावली, जो हमारे राजस्थान में है। राजस्थान तो दिल्ली तक ये जाती है और ये हिल्स ओल्डेस्ट फोल्ड है, प्री कैम्ब्रियन एज से भी पुरानी। कि जब ये लैंडमास बना होगा, जब हमारा धरती में पेंजिया एक प्लेटू रहा होगा, पूरा एक पेंजिया करके रहा होगा, और तब जब डायनासोर्स भी नहीं थे, जब कुछ भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले आइस एज भी देखी होगी, सब कुछ जब इसने देखा होगा, तब ये अरावली हिल्स थी हमारी। और ये सबसे ज़्यादा पुरानी, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लिविंग हिल्स है, इसने सब कुछ देखा हुआ है। ये हमारे राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा रेलिक्ट हिल्स है और माइनिंग के लिए ये सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है। अगर अरावली की मैं हाइट की बात करूं, तो ये पॉसिबल है कि आज से 670 मिलियन ईयर्स अगो जब अरावली हुए, तब इनकी हाइट आज के हिमालय से भी डबल हाइट उनकी रही होगी। अब ये इरोड हो होके अब इनकी हाइट बची है इतनी 1722 मीटर्स, 1722 मीटर अभी इनकी करंट हाइट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर ऑन माउंट आबू, एक हिल स्टेशन भी है राजस्थान का। अब हम बात करेंगे इसके बाद में विंध्यास की। विंध्या जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, फॉल्टेड रेंज है और ये कल्चरल नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है। विंध्यास के बारे में अगर हम थोड़ा डीप में बात करें, तो विंध्यास का वेस्टर्न एंड जो है वो गुजरात में है, नियर द स्टेट बॉर्डर विद द राजस्थान और मध्य प्रदेश। ईस्टर्न साइड की हम बात करें तो ये काठियावाड़ पेनिनसुला पर है और एक सीरीज ऑफ हिल्स कनेक्ट करती है विंध्या एक्सटेंशन टू द अरावली रेंज नियर चंपानेर। द विंध्या रेंज राइजेज इन द हाइएस्ट ईस्ट ऑफ छोटा उदयपुर। विंध्याचल इसकी हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है वो है गुडविल पीक, विच लाइज 2467 फीट अबव द सी लेवल। 2467 फीट ऊंची है इसकी हाईएस्ट पीक, जिसको अपन सैट भावना शिखर भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा रेंजेस की। सतपुड़ा रेंजेस जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाई करती हैं और ये पैरेलल चलती हैं। नॉर्थ में विंध्यास, साउथ में सतपुड़ा और बीच में नर्मदा नदी बीच में चलती है। ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं और नर्मदा और तापी रिवर के बीच में ये चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट जो है वो महाराष्ट्र से लेके केरला तक ये स्प्रेडेड है। ये एक ब्लॉक माउंटेन चेन है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और मॉनसून बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ईस्टर्न घाट्स में ये फैले हुए हैं उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, डाइसेक्टेड है और डिन्यूडेड है, क्रॉस्ड बाय रिवर्स, ओल्ड हिल्स हैं इनके बीच में और बीच बीच में जगह जगह पर इनमें टूटे हुए हैं। अब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स ये किस वजह से ये फॉर्म हुए, तो ये फॉर्म हुए हैं ड्यू टू ब्लॉक फॉल्टिंग की वजह से। ब्लॉक फॉल्टिंग का मतलब है कि जब ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर बहुत बड़े लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एक जगह से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पर जाके उनमें
कनेक्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन ब्लॉक फॉल्टिंग, जिनको फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स भी अपन बोलते हैं। वेस्टर्न फेस पर काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट। यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पर। इसके बाद में इसको डिवाइड किया गया है नदन घाट्स में, सेंट्रल में और सदर्न घाट्स में। तो नदन घाट्स में आता है सह्याद्री हिल्स जो कि महाराष्ट्र में है। सेंट्रल हिल्स की बात करें, सेंट्रल घाट्स की बात करें तो वो आता है गोवा और कर्नाटका में, जिसके अंदर फेमस है थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, और ये गैप्स हैं। ये घाट हैं जिनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किए गए हैं। सदर्न पार्ट की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में सदर्न पार्ट्स हैं, जिसमें आता है सैनकोटा गैप। तो ये है डिविजन्स वेस्टर्न घाट्स के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट पीक की हम बात करें तो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, दैट इज़ अनामुडी, जो कि केरला में लोकेटेड है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी हाइट है अनामुडी की। इसके बाद आती है सेकंड हाईएस्ट पीक, दैट इज़ डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है, और उसकी हाइट है 2637 मीटर, 2637 मीटर। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट पीक है कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसकी हाइट है 1646 मीटर, दैट इज़ 1646 मीटर, 1646 मीटर। उसके बाद में कुद्रेमुख एक पीक है जो कि कर्नाटका में लाई करती है, जिसकी हाइट है 1892, दैट इज़ 1892 मीटर, 1892 मीटर। उसके बाद में अगस्त्यमलाई है। अगस्त्यमलाई केरला में भी लोकेटेड है और तमिलनाडु में, ये नीचे की साइड में है, जिसकी वजह से ये केरला और तमिलनाडु दोनों में लाई करती है, जिसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 1865, 1865 मीटर। हाईएस्ट पीक है अनामुडी और लोवेस्ट है कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में है। अनामुडी केरला में है। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ था आर्कियन एरा में, जो दुनिया के सबसे पुराने जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में से एक है। ये लगभग 2.5 to 3.2 बिलियन साल पुराना रॉक से बने हैं। नॉट मिलियन, इट इज़ बिलियन। 3.2 बिलियन साल पुराने रॉक से बने हैं। इनका ओरिजिन वॉल्केनिक नहीं है, बल्कि इरोजनल और टेक्टोनिक प्रोसेस का रिजल्ट है। ये एंशियंट फोल्ड माउंटेन्स थे, लेकिन समय के साथ डिन्यूडेशन, कटिंग और इरोजन जिसको बोलते हैं, और वेदरिंग की वजह से ये काफ़ी डाइसेक्टेड और ब्रोकन हो गए हैं। इंडियन पेनिनसुला की अपलिफ्टमेंट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान इनका एलिवेशन और स्ट्रक्चर बदल गया। जियोलॉजिकल कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो ईस्टर्न घाट्स मेनली मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक जैसे कि खोंडालाइट्स, चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट जीनेसिस से बने हैं। इनमें कई जगह पे आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट अपन अगर देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें ईस्टर्न घाट्स के, तो इसकी जो एज है वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये 3.2 बिलियन ईयर्स अगो ये पैदा हुए थे, जब वेस्टर्न घाट हुए भी नहीं थे। वेस्टर्न घाट से ये काफ़ी पुराने हैं। इनका फॉर्मेशन प्रोसेस है, एंशियंट फोल्ड माउंटेन्स हैं, और बाद में इरोड होगी, डाइसेक्ट हो गई, ये आज ऐसे बने हैं। रॉक टाइप जो है वो मेटामॉर्फिक है। डिस्ट्रप्शन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर इनको मल्टीपल सेक्शंस में तोड़ती है, और करंट स्ट्रक्चर जो है डिसकंटिन्यूअस हिल्स रेंजेस हैं अलोंग ईस्ट कोस्ट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिन वाइज क्या डिफरेंसेस हैं ये देखते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो आर्कियन फोल्ड माउंटेन्स हैं, इरोड हो चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और फॉल्टिंग और अपलिफ्टमेंट की वजह से ऐसे हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में तोड़ दिए गए हैं, बीच बीच में टूट गए हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस वॉल है एक, लाइक अ बैरियर। रिवर्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स में क्रॉस एंड कट थ्रू करके नदियाँ उनको निकल जाती है, पहाड़ को कट करके उनको क्रॉस करके निकलती हैं। और वेस्टर्न घाट्स में मोस्टली वेस्टर्न रिवर्स ओरिजिनेट होती है, जो कि वेस्ट में जाके उनका माउथ है। हाइट की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स की बहुत ही एवरेज हाइट है, जो कि 900 मीटर समथिंग है, और वेस्टर्न घाट की ज़्यादा हाइट है, क्योंकि वो एक तो नए हैं, इतने ज़्यादा इरोड हुए नहीं हैं, इस वजह से इनकी हाइट भी कुछ ठीक है, लगभग 1500 मीटर तक। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की। कोस्टल प्लेन्स में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है और डेल्टाइक है, यहाँ पे डेल्टा ज़्यादा बनते हैं। इसमें कौन कौन से कोस्ट आते हैं तो इसमें आता है उत्कल कोस्ट, जो कि उड़ीसा का है, आंध्रा कोस्ट बिटवीन कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो कोस्ट बनता है, और तमिलनाडु कोस्ट साउथ ऑफ कावेरी।
ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं और एस्चुरीज़ यहाँ पर बनती हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा बनते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर एस्चुरी बनती है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों उधर डेल्टा बनते हैं, इधर एस्चुरी बनती है, क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है कौन सी, तो शुरू करते हैं गुजरात से। तो कच्छ से शुरू होता है, कच्छ काठियावाड़ से, जो कि गुजरात में है। उसके बाद में कोंकण कोस्ट आता है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा का है। उसके बाद कैनरा कोस्ट आता है, कर्नाटका का है। मालाबार कोस्ट आता है, केरला का है। एमरजेंस और सबमर्जेंस की बात करें तो वेस्ट कोस्ट है इमरजेंट, मरीन टेरेसेस है यहाँ पर। ईस्ट कोस्ट की बात करें वो सबमर्जेंट है, रिवर है, डेल्टा है और ड्राउंड वैलीज हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्ट डेल्टा बनाती है, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि स्लोप की वजह से, टाइप ऑफ कोस्ट की वजह से, रिवर की स्पीड की वजह से और सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से, ये 4 मेजर फैक्टर है, 4 से 5 मेजर फैक्टर हैं जो कि इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, लॉजिक के साथ समझेंगे। सबसे पहली बात आती है ग्रेडियंट की, जो कि है स्लोप ऑफ द लैंड। वेस्टर्न कोस्ट का जो स्लोप है वो स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। उसकी वजह से रिवर का जो फ्लो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है और रिवर वहाँ पे ज़्यादा कुछ डिपॉजिट नहीं कर पाती। ईस्टर्न कोस्ट पर जेंटल स्लोप है, इतनी ज़्यादा स्लोप नहीं है। इसकी वजह से रिवर वहाँ पर स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है और वहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा के फॉर्मेशन होता है। वेस्टर्न घाट्स आर क्लोज टू द सी, इसकी वजह से स्टीप फॉल है, नो टाइम टू ड्रॉप सेडिमेंट्स, टाइम ही नहीं मिलता रिवर्स को कि वहाँ पे सेडिमेंट ड्रॉप करे और उस पर डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन ईस्टर्न साइड पे जेंटल स्लोप है, रिवर म्यांडर करती है और सेडिमेंट वहाँ पर डिपॉजिट करती है, जहाँ से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। रिवर्स की हम बात करेंगे कि आखिर रिवर्स का नेचर क्या है। तो वेस्टर्न कोस्ट पर जो रिवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जैसे कि मंडोवी, जुआरी और शारावती। ईस्टर्न कोस्ट पर रिवर की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। इसकी वजह से उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लोअर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें तो गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी नदियों में से आती है, जो जाते जाते ये स्लो डाउन हो जाती है। वेस्टर्न रिवर्स आर शॉर्ट एंड सीजनल, दे रश टू द सी, can't carry or dump much alluvial, that's why they form estuaries. Eastern rivers are long, big and perennial, 12 महीने चलती है वो नदियाँ और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, and carry tons of alluvial, that's why perfect for deltas. अब टाइप ऑफ कोस्टलाइन की बात करें कि वो क्या इम्पैक्ट डालती है, तो वेस्टर्न कोस्ट पर इमरजेंट कोस्ट है, नो स्पेस फॉर डेल्टा, क्लिफ्स एंड नैरो प्लेन्स, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंट कोस्ट है ये। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो सबमर्जेंट है, वो अंदर की साइड में सबमर्ज्ड हुआ है। इमरजेंट मतलब ये इधर साइड से उठा हुआ, वेस्टर्न साइड से उठा हुआ है और ईस्टर्न साइड से ये दबा हुआ है। तो इसकी इफेक्ट क्या है कि इमरजेंट कोस्ट पर नो स्पेस फॉर डेल्टा के लिए स्पेस ही नहीं बचता, कोई क्लिफ नहीं है, इसलिए नैरो प्लेन्स भी नहीं है। इसी वजह से ईस्टर्न के कोस्ट में ब्रॉडर प्लेन्स हैं, आइडियल फॉर डेल्टा स्प्रेडिंग। वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है राइज अबो सी लेवल है। रिजल्ट क्या होता है वहाँ पर, क्लिफ्स और मरीन टेरेसेस, नो डेल्टा। ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स आर सिंकिंग, सबमर्जिंग, वाटर स्प्रेड्स आउट और परफेक्ट फॉर डेल्टा फॉर्मेशन, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया की। आइलैंड्स ऑफ इंडिया में 2 मेजर आइलैंड्स हैं हमारे पास में, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार जो है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं। इसमें एक बैरन आइलैंड है, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो, यहाँ पर अभी भी वॉल्केनोस निकलते हैं, फटते हैं। एक आइलैंड है नारकोंडम, ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनिक आइलैंड है। अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार, ये कौन सी रेंज है, अचानक से ये आइलैंड्स हैं या फिर किसी पुरानी रेंज का पार्ट है, तो ये अराकन योमा रेंज है म्यांमार में, उसी माउंटेन रेंज का पार्ट है जो बीच में से सबमर्ज हो गई है और आकर अंडमान एंड निकोबार ये उठे हुए आइलैंड हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप यहाँ पर सारे कोरल एटल्स और फ्लैट टेरेन है, यहाँ पर कोई नदी नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोरल रीफ्स हैं जो जिनसे मिलकर ये आइलैंड हमारे बनते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की, जैसे कि न्यू मोरे आइलैंड, ये सबमर्जेंट है, बांग्लादेश इस पर डिस्प्यूट भी करता है, उसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। माजुली आइलैंड है जो असम में है, बिगेस्ट रिवर आइलैंड है ये,
दीव है ऑफ गुजरात, दमन एंड दीव। श्रीहरिकोटा है जहाँ से हम इसरो का लॉन्च पैड है, ये सैटेलाइट लॉन्च पैड है। पंबन है नियर रामेश्वरम, हिस्टोरिक ब्रिज वहाँ पर बनाया गया है। पहले ये काफ़ी पुराना था पंबन ब्रिज, अब एक नया पंबन ब्रिज बट अभी 2021 के आसपास में उस पर काम चल रहा था। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ कोरल रीफ्स इन इंडिया। तो रीजनल ऑफ रीजन्स ऑफ कोरल रीफ्स हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। यहाँ पर कैसी कैसी रीफ्स हैं देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स में आता है फ्रिंजिंग टाइप। उसका डिस्क्रिप्शन है कि अटैच टू कोस्ट डायरेक्टली, ये कोस्ट पर ही मिल जाती है हमें। एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ मन्नार और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसके बाद है बैरियर रीफ्स हैं पैरेलल टू द कोस्ट विद लगून इन बिटवीन। अंडमान आइलैंड्स में है, बीच में लगून बनाती हैं और जहाँ पर लगून बनते हैं वहाँ पर ये कोस्ट लाइन पैरेलल चलती है, कोस्ट के पैरेलल चलती है। एटल्स रिंग शेप्ड रीफ अराउंड लगून के आसपास में एक रिंग शेप का रीफ बनता है जिसको हम एटल बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल है हमारा लक्षद्वीप। आज ये थी कहानी भारत की ज़मीन की, जहाँ पर प्लेटू, हर नदी, हर घाट और हर टापू का एक अपना ज्योग्राफिया है। समझना ज़रूरी है क्योंकि जो मिट्टी पे हम कदम रखते हैं उसकी कहानी भी हमारी पहचान बनती है। इसमें आपको कुछ भी छूट गया हो, आपको लगता हो कि ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया गया, तो ये टॉपिक के नाम आप कमेंट में लिखना, बताइएगा मुझे। और कुछ भी सजेशंस हो कि कैसे बेहतर किया जा सकता है इस वीडियो को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।